देख रहे हैं स्टेट न्यूज बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई के घर ईडी का छापा, पीपी किट पहनकर पहुंची टीम। सिरोही की बेटियों ने फिर मारी बाजी, भव्य व पूजा ने 93% व अल्पा ने 92 अंक किए अर्जित। जोधपुर के बावड़ी में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश की प्रक्रिया हुई शुरू। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच परिवर्तन निदेशालय ने बुधवार को जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर छापा मारा है। छापे के दौरान ईडी की टीम पीपी किट पहनकर वहां पहुंची। ईडी की टीम वहां दस्तावेजों की जांच में जुटी है। टीम करीब 11 बजे अग्रसेन गहलोत के मंडोर थाने के पीछे 9 मील स्थित घर पर पहुंची। इससे कुछ दिन पहले ही ईडी ने प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत के करीबी कांग्रेसी नेताओं के घर पे भी छापे मारे थे। सूत्रों के अनुसार ईडी ने कई राज्यों में छापेमारी शुरू की है। छापेमारी में कार्यवाही फर्टिलाइजर स्कैम मामले को लेकर की जा रही है। इसके तहत राजस्थान समेत गुजरात, पश्चिम बंगाल और मुंबई में भी ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम गहलोत के करीबी जोधपुर संभाग के कद्दावर नेता कांग्रेस के पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के निवास पर भी ईडी की टीम पहुंची है। ईडी की टीम सुरक्षा के पूरे लाव लश्कर के साथ सीएम गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकाने पर पहुंची। ईडी की टीम ने अग्रसेन गहलोत के मंडोर स्थित आवास के साथ ही उनके पावटा स्थित ऑफिस और दुकान पर भी सर्च शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के होशियारबंद जवान भी तैनात रहे। जो हनन करने का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है, हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। जब से राजस्थान ने केंद्र के सामने ताल ठोक के और केंद्र को बताया कि आप लोकतंत्र और जनमत को छीन नहीं सकते, जनमत प्राप्त करने के विषय है, तब से ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं को और केंद्रीय सरकार को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और वो लगातार इसके विरोध में इस तरीके से कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है कि राजस्थान सरकार या राजस्थान की जनता या राजस्थान के चुने हुए विधायक उनसे डर जाए और उनके सामने घुटने टेक दे, परंतु ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लगातार जयपुर में छापे पड़े, उसके बाद जोधपुर की ओर भी रुख कर दिया। मैं समझता हूं कि ये त्रस्त हो गए हैं, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति है। चूंकि इनका रेड राज जो इनका जो पारंपरिक तरीका है उसके बिना इनका काम चलता नहीं है और चूंकि इनको सफलता नहीं मिल रही बहुमत को हासिल करने पे, तो ये इरिटेट होकर और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और ये व्यक्तिगत भावनाओं के साथ, व्यक्तिगत बदले की भावनाओं के साथ अगर कोई काम को अंजाम करके जनमत को छीनने का प्रयास करते हैं तो लोकतंत्र में ये काला अध्याय और काला दिन के रूप में जाना जाएगा। कहा जा रहा है कि कोई बहुत पुराने मामले के अंदर वापस आज कार्रवाई की जा रही है, क्या आपको लगता है उचित समय है उसका? कार्रवाई तो खैर इनका अधिकार है, चाहे कभी भी करे, और अगर इनके पुराना मामला होता तो ये कभी का बाहर लेके आ चुके होते, परंतु ये संदेश देने की राजनीति करते हैं और ये बदले की भावना से इनका जो संदेश देने का कार्यक्रम है ये सिर्फ उसी के तहत की गई जो राजनीति है। ये हमेशा जो अपन क्रिकेट में कहते हैं ना कि कब टाइमिंग होगी, ये उस टाइमिंग को तलाशते रहते कि हम हमारे शॉट के लिए क्या टाइमिंग रखें। इसके अलावा इनके पास कोई विकल्प नहीं है और इस कार्रवाई में भी कुछ नहीं होना है। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा, परंतु ये सिर्फ एक पूरे देश को मैसेज देने की कार्रवाई कर रहे हैं कि हम इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं और देश में यदि कोई भी आदमी हमारे सामने सर उठा के खड़ा होने की कोशिश करेगा तो हम उसको छापे मार के, हमारी एजेंसियों का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके, और हम कोशिश करेंगे कि उसको दबाएं। परंतु वीरों की धरती जो राजस्थान है उस पे उनकी ये जो इच्छा इनकी पूर्ति होने वाली नहीं है। इसका विरोध जी देखिए, विरोध तो मुख्य रूप से जनता का है। हमारे सारे के सारे विधायक जो इनके सामने जिस तरीके से डट के खड़े हैं और विधानसभा में बहुमत के साथ में खड़े हैं, सबसे बड़ा विरोध तो हमारे विधायक ने, जो जनप्रतिनिधि है, जनता की भावनाओं के रूप में वो कर चुके हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी और सरकार का इसी तरीके से दमन चक्र चालू रहा तो निश्चित रूप से विरोध के लिए पार्टी इनका सामना करने को तैयार है, सक्षम है और करेगी। भीलवाड़ा में अजमेर रोड स्थित एक निजी होटल में पंजाब नेशनल बैंक की व्यावसायिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भीलवाड़ा व चित्तौड़ जिले के प्रबंधकों ने भाग लिया। बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख विमल कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक उदयपुर जगदीश चंद्र गुप्ता, भोपालगंज के शाखा के प्रमुख प्रबंधक पृथ्वीराज मीना और सहायक महाप्रबंधक राजीव कुमार भी उपस्थित रहे।
बैठक में पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख विमल कुमार शर्मा, सहायक महाप्रबंधक उदयपुर जगदीश चंद्र गुप्ता, भोपालगंज के शाखा के मुख्य प्रबंधक पृथ्वीराज मीना और सहायक महाप्रबंधक संजीव कपूर भी उपस्थित थे। इस दौरान पंजाब नेशनल बैंक को नए टारगेट अचीव करने को लेकर भी चर्चा की गई। पंजाब नेशनल बैंक के मंडल प्रमुख विमल कुमार शर्मा ने कहा कि कोविड-19 के समय में जो सरकार ने इकोनॉमी में ग्रोथ करने के लिए जो योजनाएं निकाली है, उसी को लेकर हमने ये बैठक आयोजित की है। इसमें हमने किसी तरीके के आमजन को लोन देकर उसे व्यापार की मुख्य धारा से जोड़ सके। इसके साथ ही छोटे वेंडर और केसीसी डेयरी वाले गोपाल को भी हम लोन दे रहे हैं। करडा में पीसीएस करेड़ा ने होनहार छात्र अनिल कुमार पुत्र लाडू राम बिश्नोई ने 97.40%, अनिल गोदारा ने 92.60% व भारत सुधार ने 90.40% अंक हासिल कर नाम रोशन किया। अनिल कुमार बिश्नोई पीपीएस कोटड़ा का 6ठी कक्षा से नियमित विद्यार्थी है। ग्रामीण क्षेत्र में इस ऐतिहासिक परिणाम से खुशी की लहर छा गई है। संस्था प्रधान भजनलाल बिश्नोई व भूगोल के व्याख्याता भेराराम गोदारा ने अनिल के घर जाकर अभिभावकों का मुंह मीठा कराकर खुशी जाहिर की। यदि किस कार्य को तमन्नापूर्ण तरीके से समर्पित होकर किया जाए तो शायद कोई भी सफलता मुश्किल नहीं है। ऐसा ही कुछ इन बालिकाओं ने किया है। बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही की बालिका भव्य पाफना व पूजा कुमारी सुथार यानी दोनों ने 93.20% अंक व अल्पा कुमारी ने 92.20% अंक अर्जित कर जिले का और विद्यालय का परिवार के साथ अपने माता पिता का भी मान बढ़ाया है। बाला, पूजा व भव्या और अल्पा के परिवार में जश्न का माहौल है। उन सभी लोगों के लिए अनोखी सीख है जो कन्या भ्रूण हत्या जैसी कृत्यों को अंजाम देते हैं। बालिकाओं ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हम किसी भी क्षेत्र में अवसर मिलने पर किसी से कम नहीं है। भव्या बाफना व पूजा कुमारी सुथार ने बताया कि हमारा लक्ष्य है आगामी समय में स्नातक की पढ़ाई करते हुए साथ में भारतीय प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी कर हमें उसमें जाना है। वहीं भव्या के माता पिता दोनों राजकीय सेवक हैं तो पूजा के पिता अपना पैतृक व्यवसाय फर्नीचर का काम करते हैं और माता गृहिणी है। बाला अल्पा कुमारी का लक्ष्य शिक्षक बनना है। आपकी जानकारी हेतु बता दें कि अल्पा के पिता पुलिस सेवा में हेड कांस्टेबल है तो माता गृहिणी है। दोनों बालिकाओं ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजन को देते हुए बताया कि हर समय हमें मार्गदर्शित देते हैं, जिनकी बदौलत हमने यह सफलता अर्जित की है। विद्यालय परिवार से प्रधानाचार्य हीरा खत्री, प्रथम सहायक शीतल मारू, व्यवस्था सहयोगी राव गोपाल सिंह व समस्त विद्यालय परिसर ने बालिकाओं को अच्छे परिणाम हासिल करने पर बधाई देकर मंगल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। भव्य व पूजा के साथ अल्पा के परिजनों ने बताया कि हम प्रतिदिन 8 से 9 घंटे अध्ययन करते थे, जिसकी बदौलत हमें यह सफलता प्राप्त हुई है। हमने नियमित पढ़ाई की है। यदि मन में कुछ करने की तमन्ना हो तो कोई लक्ष्य कठिन नहीं है। इस कथन को हम बार बार पुण्य तीनों होनहार बालिकाओं ने साबित कर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बेहतर संदेश दिया है। आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है। बेशर्त कुछ क्षेत्रों में तो बेटियां बेटों को पीछे भी छोड़ सकती है। जालौर जिले के पाथेड़ी गांव में शर्मनाक घटना के लिप्त अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग को लेकर कालंदी व्यापार मंडल द्वारा नायब तहसीलदार रंजीत सिंह राजपुरोहित को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया कि जालौर जिले के पाथेड़ी गांव में देवासी समाज की बेटी के साथ गैंगरेप कर मौत के घाट उतार दिया। ऐसे आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कालंदी व्यापार मंडल अध्यक्ष कमलेश पुरोहित ने कहा कि जालौर जिले के पाथेड़ी गांव की बेटी के साथ गैंगरेप कर मौत के घाट उतारकर सबूत मिटाने के लिए आरोपियों ने उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। इस घटना को लेकर हम सभी राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच कर आरोपियों को फांसी की सजा देकर बेटी को न्याय दिलाए। जालिया के ग्राम उदयपुरा में हरी सिंह राठौर की तरफ से उदयपुरा की नाड़ी में बड़ और पीपल के पेड़ लगाए गए। इस दौरान राठौर ने बताया कि मनुष्य को अपने जीवन में हर साल एक पेड़ लगाना चाहिए, जिससे पर्यावरण शुद्ध रह सके, जिसमें भंवर सिंह राठौर, नानूराम जटवाड़ा,
धर्मेंद्र सिंह, गोविंद सिंह, गोपाल सिंह, बालाराम तथा नरपत सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। जोधपुर के बावड़ी कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गौरतलब है कि राजकीय बालिका विद्यालय को गत दिनों ही महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत किया गया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य सुलभाचारण ने बताया कि 20 जुलाई से ही विद्यालय में आवेदन पत्र वितरण करने के साथ प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए 4 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए आवेदन पत्र वितरण करते हुए वापस जमा भी किए जा रहे हैं। प्रथम दिवस पर 70 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं आवेदन की अंतिम तिथि 30 जुलाई है। कक्षा 1 से 5 तक प्रत्येक कक्षा में 30 तो कक्षा 6 से 8वीं तक प्रत्येक कक्षा में 35 बच्चों के प्रवेश दिए जाएंगे। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर 2 अगस्त को लॉटरी से विद्यालयों में चयन किया जाएगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के संबल में 15 मिनट की बारिश में ताला बन गई सड़कें। हम आपको बता दें कि आज बारिश में जिला संबल की सभी सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। अब हम आपको एक ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो कि जिला संबल के हसनपुर रोड थाना नकाशा की है। जो तालाब जैसा पानी आपको 12 में नजर आ रहा है वह सरकार की पोल खोल रहा है। सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की बात कही जाती है, लेकिन आज 15 मिनट की बारिश में सरकार की यह बातें खोखली साबित हो गई है। वैसे तो राजनेता अपने अपने वादे करते हैं और संबल को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, लेकिन आज वह मंत्री और विधायक एवं जिला अध्यक्ष सभी पदाधिकारी जिला संबल में मौजूद भी है। लेकिन आज तो छोटी सी लेकर बड़ी नेताओं की आंखों पर पट्टी बंदी है और उत्पत्ति के आधार पर जनता को गड्ढे और टूटी हुई सड़कों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर वाहन चालकों का कहना है कि यदि बारिश ज़्यादा यदि होती है तो यहाँ कटे और नाले एवं सड़कें नजर आती है। यह वही हाईवे है जिस हाईवे से गजरोला एवं दूर तक जा सकते हैं। वहीं ब्लॉक संबल के ग्राम हसीमपुर में लोगों ने राशन डीलर के प्रस्ताव पर मनमानी का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि राशन की दुकान पर कुछ समय पूर्व अनियमितता के चलते बर्खास्त हुई थी। ग्राम प्रधान व ब्लॉक के अधिकारी साठगांठ करके 3 बार दुकान के प्रस्ताव की तारीख नियत कर चुके हैं। आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से दुकान का प्रस्ताव करना चाहते हैं। लोगों ने कहा कि जिसके पक्ष में ग्रामीण प्रस्ताव करे उसे राशन कोटा दिया जाए। हर बार प्रधान गायब हो जाता है। जब एक पक्ष के लोगों की अधिक संख्या होती है तो दूसरा पक्ष उठकर चला जाता है। आज भी नोडल अधिकारी व एडीओ पंचायत भी आए थे, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते खुला प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया, जबकि पुलिस बल व गांव के लोग वहां मौजूद थे। और पब्लिक को परेशान कर रहा है। हम किसान हैं। ये कह रहे हैं बदमाशी से प्रधानी ली और कोटा लूंगा धांधलेबाजी से। हम किसान हैं, हमारा काम परेशान हो रहा है। कोरोना की बीमारी में बार बार पब्लिक इकट्ठी नहीं करी जावे। अच्छा, अधिकारी आए आज या नहीं आए? जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज दिनांक 21/7/2020 को प्रातः 11 बजे से राशन डीलर के चयन की बैठक बुलाई गई थी ग्राम हसीमपुर में, लेकिन ग्राम प्रधान के द्वारा बैठक में प्रतिभाग न करने के कारण आज की बैठक स्थगित की जा रही है और अगली बैठक 30 तारीख को प्रातः 11 बजे से प्रारंभ की जाएगी। सर तीसरी बार है, तीसरी बार में कैंसिल क्यों हुआ? पहले बैठक जो लगाई गई थी 26 मार्च लगाई गई थी, उसमें जो है सरकार के द्वारा लॉकडाउन के कारण सब बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और अगली बैठक जो है 30 जून 2020 लगाई गई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन न मिलने के कारण बैठक जो है स्थगित कर दी गई थी और आज बैठक बुलाई गई थी जिसमें ग्राम प्रधान। जी, क्या नाम है आपका? अशरफ अली। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? शामपुर से। जी, क्या मामला है ये बताइए। मामला ये है, हमारे यहाँ 30 तारीख रखी गई थी पहले कोटे की जी, और 30 तारीख में क्या नाम है सब अधिकारियों से हमारे द्वारा सूचना मिली। अच्छा। और सूचना मिलने के बाद 30 तारीख तक सब पब्लिक बैठी रही पलपाल पे 2-2:30 बजे तक बैठी रही, 3 बजे तक। लेकिन सेक्रेटरी ने मिली भगत प्रधान से करके
और एक पार्टी को बता दिया गया, तारीख हट गई और हम लोगों को नहीं बताया गया। लेकिन अब पुलिस आई 100 नंबर और 21 तारीख की रखी गई। फिर अब 21 तारीख में फिर हमें आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अधिक 100 नंबर गाड़ी आने के बाद हमसे ये कह रहे 112 नंबर गाड़ी आने के बाद हमसे ये कह रहे क्या नाम है, ऐलान लगा दिया गया, बोले क्या नाम, अब तारीख हटा दी गई। कल की तारीख रख दी गई 22 तारीख। लेकिन रोज ऐसे ही तारीखें बदलेंगी, ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो और क्या हो रहा, प्रधान मिली भगत है। इससे बड़ी बीमारी क्या होगी जो कोरोना चल रहा है हिंदुस्तान में? कोरोना चल रहा है, कोरोना बड़ी बीमारी है, कोरोना की बड़ी बीमारी। आपके लिए पुलिस क्यों नहीं मिली? क्या मालूम क्यों नहीं मिली, मिली भगत है प्रधान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन। कौन सा ग्राम है ये? ग्राम हिसामपुर, तहसील संभल, जिला संभल का रहने वाला हूँ। आज कोर्ट में प्रस्ताव क्या है मामला? जी आज प्रस्ताव होना था, 21 डेट लगी हुई थी और प्रधान ने मुखालता मार के फिर डेट हटवा दी। वहाँ जाकर अधिकारियों से बात कर ली, कई तारीखें हटवा दी उसने और मुखालता मारता और एकदम पाल उठा कर भाग जाता। यहाँ कितनी बार बाल भी चुका है आपका? ये 3 बार, तीसरी बार पाल बिछा। यूपी पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके एटीएम लूट गैंग का पर्दाफाश करने में आखिरकार संभल पुलिस को सफलता मिल गई है। बीते दिनों इस गैंग ने संभल और मुरादाबाद जिले के एटीएम काट कर दोनों जिलों से 26 लाख रुपए लूट लिए थे और अन्य जिलों में भी ये गैंग लगातार सक्रिय था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनके पास से 13 लाख रुपए सहित एटीएम काटने के उपकरण और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पकड़ा गया मुरादाबाद और संभल एटीएम लूट गैंग के 4 सदस्य पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। आरोपियों से 13 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। तिहाड़ जेल में रह चुके गैंग के सरगना संभल निवासी आसिफ ने अपने साथियों के साथ मिलकर संभल और मुरादाबाद में एटीएम से 26 लाख रुपए की लूट की थी, जिसके बाद से मुरादाबाद और संभल पुलिस को एटीएम लूट गैंग की तलाश थी। आरोपियों ने सबसे पहले 20 जून को संभल के थाना नगासा क्षेत्र में एटीएम काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए की लूट करी थी, जिसके बाद 5 जुलाई को मुरादाबाद सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक एटीएम से 16 लाख रुपए की लूट की थी। पुलिस ने खुलासे में बताया कि गैंग का सरगना आसिफ 2011 में हत्या के आरोप में तिहाड़ जेल जा चुका है। वहीं से इसके 2 साथी मिले हैं और लॉकडाउन में इनको पैसों की जरूरत पड़ी तो इन्होंने एटीएम काटने वाले शातिर को अपने गैंग का सदस्य बना लिया और रैकी करके संभल के एटीएम से 10 लाख रुपए उखाड़ ले गए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक पैसे कमाने पड़ने पर आरोपियों ने 2 ग्रुप में बांटकर फिर प्लान बनाया और संभल, मुरादाबाद और इसके अलावा रामपुर में एटीएम की रैकी शुरू कर दी, जिसके बाद 5 जुलाई को संभल पुलिस ने संभल के नखाशा से क्षेत्र में गैंग के 2 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। गैंग के दूसरे ग्रुप ने मुरादाबाद में कामयाबी हासिल कर ली और मुरादाबाद के एटीएम से 16,74,000 रुपए भी लूट लिए। फिलहाल संभल पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित गैंग के बाकी 4 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 13 लाख रुपए और एटीएम काटने के उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों में पहचान आसिफ, रिजवान, शौकीन उर्फ शानू, राहिल आजाद के नाम से हुई है। जो छोटा हाथी पहले चलाता था वो और रिजवान जो लंबे कदकाठी का है, ये तीनों मिलकर के दिल्ली से आए और जो आसिफ है संभल का रहने वाला, इसने इशरत और शाहरुख को बुला लिया और सभी लोग अमरोहा में जोया में एक बंद पड़ी फैक्ट्री थी वहाँ पे इकट्ठा हुए। वहाँ से लेकर के आसिफ इनको संभल आया। संभल में इन लोगों ने एटीएम की रेकी करने में इन्होंने कई पॉइंट का ध्यान रखा। तो फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।